दहाड़ बात जम्मू कश्मीर के रियासी की करेंगे, क्योंकि तीर्थ यात्रियों की बस पर यहां पर हमला करने वाले आतंकियों में पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान की गई। ये पाकिस्तानी आतंकी उसी समूह का हिस्सा थे जिन्होंने 4 मई को सुरनकोट में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला किया था। इन आतंकियों के नाम अबू हमजा और साथ ही अधून और फौजी है। अबू हमजा लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर है, जबकि अधून पाकिस्तानी सेना में कमांडो रह चुका है। इन आतंकियों ने जंगल में ट्रेनिंग ली, यूएस मेड M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया, कई दिन तक गुफाओं में रहे। और सूत्र यह भी बताते हैं कि भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले के बाद ये आतंकी जंगलों में घूमते रहे। ये आतंकी इसी क्षेत्र में लंबे समय से एक्टिव थे। पाकिस्तान पहले भी अपनी जमीन पर पलने वाले आतंकियों को घाटी में दहशत फैलाने के लिए भेज चुका है, और इसकी पुष्टि एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से मिले हुए सामान से हो चुकी है। एक बार फिर से उसने ऐसा किया। भारत में भी कई सियासी दल पाकिस्तान से बात करने की गाहे बगाहे वकालत करते रहते हैं। ऐसे में सवाल तो उठता है, सवाल ये उठता है कि क्या जो देश इस तरीके की कायराना हरकत को अंजाम देने की और भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करता है, उसके साथ बात की जाए या फिर उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। कश्मीर में अंजाम दी जा रही ज्यादातर आतंकी घटनाओं की प्लानिंग POK में बनाई जाती है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आतंकवादियों के लिए स्वर्ग की तरह है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंक के अड्डों को निस्तेनाबूद करना चाहिए। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के पूर्व PM, वर्तमान पाकिस्तानी सरकार के सरपरस्त नवाज शरीफ भारत के PM नरेंद्र मोदी को उनके प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देते हुए लिखते हैं कि नफरत की जगह उम्मीदों की बात की जाए। लेकिन आतंकवादियों को पालने पोसने वाले देश के रहनुमा रह चुके नवाज शरीफ के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे में कुछ सवाल हैं और उन्हीं पर करेंगे आज चर्चा। सवाल ये कि बौखलाहट में आम लोगों को क्या निशाना बना रहे हैं आतंकी? क्या जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग से बौखला गए हैं पाक समर्थित आतंकी? क्या वारदात के लिए जानबूझकर नई सरकार के शपथ ग्रहण वाले दिन को चुना गया? क्या नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से PM बनने से पाक के मंसूबों को एक और धक्का लगा है? और क्या आतंकी अड्डों पर सैन्य कार्रवाई से ही पाकिस्तान की आंखें खुलेंगी या उसको जवाब मिलेगा? बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल TP त्यागी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार वकास सबरेज साहब हैं और साथ ही विदेश नीति के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहला सवाल अजय उपाध्याय साहब आप ही से, क्योंकि आप विपक्ष के हैं और विपक्ष ने कई बार ये राय देने की कोशिश की कि क्यों ना पाकिस्तान से बात की जाए। आपके अलायंस के लोग इंक्लूडिंग फारूक अब्दुल्ला फिर ये कहते हैं कि इन सबको रोका नहीं जा सकता। मैं आपसे एक भारतीय होने के नाते सवाल पूछती हूं कि श्रद्धालुओं पर किए गए इस आतंकी हमले को, पाक समर्थित आतंकी हमले को कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय कैसे देखते हैं? ये कायराना हरकत है। भाजपा को भी और कांग्रेस को भी साथ होकर के इस कायराने हरकत का मुंहतोड़ जवाब देना है। देश पर हमला है और आतंकवादी हमला किसी भी स्थिति में जायज़ कोई भी नहीं ठहरा सकता, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से क्रिकेट मैच का वहाँ पे खेल चल रहा है और इधर आतंकवाद का खेल चल रहा है, हम सब मानते हैं कि ये एक साथ बातचीत या एक साथ खेल और एक साथ में आतंकवाद नहीं चल सकता। भारत सरकार की ये पहले की जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को पूरी तरह हमें लागू करना होगा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार को खड़ा रहना होगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां हैं और जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय बीच में हुआ, आतंकवादियों ने किया, पर्यटकों के साथ किया, तीर्थ यात्रियों के साथ अभी हाल फिलहाल हुआ, इससे पहले जो आपने बताया भी कि किस तरह सैनिक हमारे जो थे उस पर भी हमला किया गया। तो कहीं ना कहीं जो रास्ता हम शांति का ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आतंकवादियों के कारण वो शांति का रास्ता हम नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं। हमें साथ में एक रणनीति अपनानी होगी। भारतीयता को मजबूती के साथ ईमानदारी से हमारी जो सीमाएं हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास जो सेना करती है उस पर
ईमानदारी से सरकार को कठोर नीति अपनानी होगी और पाकिस्तान के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं जब तक कि आतंकवाद पर वो पूर्ण रूपेण प्रतिबंध नहीं लगाता। कोई भी आतंकवादी गतिविधि वो सह देता है भारत में, जो आए दिन वो सह देने का प्रयास करता रहा है शुरुआत से लेके आज तक। हर कोई ना कोई घटना होती है, आतंकवादी घटना, उसमें पाकिस्तानी हाथ अवश्य तौर पे होता है। मुझे लगता है कि सारे बातचीत बंद करके और उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सबको तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी का पूरा क्या जरूरत है खेमचंद शर्मा जी इस ऐसे मौके पर जब श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जा रहा है? इससे पहले अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं पर हमने देखा हमला होता है और उसके बाद अब वैष्णो देवी दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जाता है। पीओके सर, पीओके हमारा अभिन्न अंग है जो हम अभी तक वापस नहीं ले पाए हैं, जिसकी बात आप करते हैं कि हम उसको वापस लेकर रहेंगे, लेकिन उसी पीओके पर सारी प्लानिंग होती है, उसी पीओके पर आईएसआई के इशारों पर बैठते हैं जिहादी, चर्चा करते हैं कि कैसे शांति को भंग किया जाए भारत के अंदर। इस बात के लिए आपकी काबिले तारीफ की आतंकी घटनाओं में कमी आई, लेकिन फिर से अगर अजगर अपना मुंह उठाएगा तो उसको कुचलने की तैयारी क्या है सरकार की? उन्मा जी नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार सर। देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से तैयार है और सरकार ने पहले भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। सबसे पहले तो इस घटना में हमारे जो श्रद्धालु मारे गए हैं उनके परिवारजनों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सबल में, उनको शक्ति दे कि जो असीम दुख उनको प्राप्त हुआ है उससे वो बाहर निकल पाए। सरकार और सेना है और जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है सब कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रही हैं और आपके जो पत्रकार है उन्होंने बताए हुए पूरी तरीके से एरिया को घेर दिया गया है और जो कल्प्रिट हैं किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने प्लानिंग की है। हमारी सरकार ने जब पाकिस्तान ने कॉन्ग्रेचुलेट किया हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया है कि हमारे लिए शांति जो है वो सर्वोपरि है। इसीलिए इस तरीके के लिए वो कह रहे हैं बार बार कि हमारे साथ डायलॉग करो। हमारी सरकार ने साफ कर दिया है जब तक शांति नहीं होगी, आतंकवाद को नहीं रोका जाएगा, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। और जितनी भी नहीं, लेकिन फिर अगर अजय उपाध्याय जी इस बीच में क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो फिर उसकी जरूरत क्यों है खेमचंद सर? क्यों है उसकी जरूरत? और सबसे बड़ी बात ये है खेमचंद शर्मा जी कि हम ये जिम्मेदारी के साथ तो सवाल आप ही से पूछेंगे ना। हम तो चाहते हैं कि आतंकवादी घटनाएं शून्य तक पहुंच जाएं। भाई जब ये पाकिस्तान कह देता है हमसे कि हम उनके वहां पर मौजूद आतंकियों को मरवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जब ये कह देते हैं कि हम वो भारत हैं जो घर में घुसकर मारते हैं, तो हमारे घर में आकर अगर कोई आतंकी घटना को अंजाम देता है तो सवाल सरकार से पूछा जाएगा ना। उन्मा जी, पूछना आपका अधिकार है और जवाब देना हमारा। देखिए, लगभग 70% के आसपास जो आतंकी घटना है उनमें कमी आई और जब से हम लोगों ने धारा 370 को हटाया तब से तो बहुत ज्यादा कमी आई, लेकिन अभी भी घटनाएं हो रही है ज्यादा करा, तो उनको भी रोकना जरूरी है। और हमारी जितनी भी एजेंसियां, हमारी सेना प्लस गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रही है और आपने देखा लगातार वहाँ पे जो आतंकवादी या जो पॉपुलर आतंकवादी है या बड़े रैंक के जो आतंकवादी हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, लगातार न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और हम लोगों ने जो हमारी जो सीमा है, सीमा पार करके भी हमने अंदर घुस के भी मारा है और मारेंगे, आगे भी प्लानिंग करेंगे। हमें लगता है कि अगर ऐसे एक्शन की जरूरत है तो वो भी एक्शन किए जाएंगे। लेकिन जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने 80% सही बात की, दूसरे प्रवक्ता उस तरीके की बातें नहीं करते और नकारात्मक बात करते, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स करने की कोशिश की 20% में कि भाई क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट ये दो देशों के बीच में नहीं खेला जा रहा, हम पाकिस्तान में जाके नहीं खेले या पाकिस्तान भारत में आके नहीं खेल रहा है, ये एक वर्ल्ड कप हो रहा है और वर्ल्ड कप के मैच को हम बायकॉट करें, हमारी कुछ इंटरनेशनल मजबूरियां होती हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट होती हैं, वो पहले भी नहीं हुआ और अब भी नहीं हो रहा है, तो उसको बीच में लाके जो पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा सीनियर स्पोक पर्सन इस तरीके की बातें ना करें। जो चीज ये सरकार कर सकती है वो सारी चीजें कर रही है, जो यूपीए ने किया था उससे 100 गुना ज्यादा कर रही है। आप पॉलिटिक्स ना करें। हम जब तक पाकिस्तान अपने आतंकवाद को नहीं रोकेगा, आतंकवाद के विचार को नहीं रोकेगा, तब तक भारत उनसे कोई भी बातचीत नहीं करेगा। बल्कि जो यूपीए के या फिर जो भी इंडी गठबंधन है उनके पार्टनर बार बार कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से डरो, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर पावर है, उनके पास न्यूक्लियर बम है, आपको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। हम ऐसे लोगों के दबाव में बिल्कुल नहीं आएंगे, ना ही इनकी बात मानेंगे।
और आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात की 80%, वो अच्छी बात की, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बात देश की है, ना कांग्रेस की है, ना भारतीय जनता पार्टी की है। और जब देश की बात होती है तो हमारा एक वॉइस होना चाहिए, और एक ही वॉइस में जब बात बाहर जाती है तो पाकिस्तान को भी जवाब मिलता है, आतंकवादी को जवाब मिलता है। और ये सरकार ऐसे सभी मुद्दों पे देश को एक साथ में लेके और एक ही वॉइस में जवाब देने के लिए कमिटेड है और जवाब देंगे, और किसी नहीं, को उसी कमिटमेंट को लेकर सर मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी कुछ ऐसे नुकसान होते हैं जिनकी भरपाई नहीं होती है। जाहिर है कि जिन श्रद्धालुओं की मौत इस हमले में हुई या अमरनाथ यात्रा के दौरान जब हमला किया गया उस दौरान जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई, वो तो ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी हो ही नहीं सकती है। और इसीलिए उस कमिटमेंट पर बात करनी जरूरी है, क्योंकि उस कमिटमेंट का जो स्ट्राइक रेट है वो 100% चाहिए जनता को, और जनता इसीलिए आप पर भरोसा जताती है। जनता इसीलिए पाकिस्तान के विरोध में, साहब जब आप जब पाकिस्तान विरोध की बात करते हैं तो पूरा देश का एक एक बच्चा जच्चा इसीलिए खड़ा होता है साथ में उसी पाकिस्तान विरोध की लाइन पर बात करते हुए, क्योंकि सरकार पर भरोसा है, सरकार डिलीवरी वाली मानी जाती है, सरकार कमिटमेंट वाली मानी जाती है, इसीलिए सवाल पूछा जाएगा। मैं आती हूं आपके पास, अजय जी आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगी। आती हूं खेमचंद जी, जरा मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। वकास अब्रेस वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वकास अब्रेस साहब, मैं क्या ही कहूं, क्योंकि मैं क्या सवाल पूछना चाहती हूं ये मुझे अब बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन एक पड़ोसी मुल्क, वो पड़ोसी मुल्क जो खुद आतंकवाद से ग्रसित है, जो 100 तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें नवाज शरीफ बधाई देते हुए प्रधानमंत्री को लिखते हैं कि हम शांति की उम्मीद करते हैं कि शांति के साथ आगे बढ़ेंगे। ये शांति है जब वहां पर पाकिस्तान में पीओके में बैठे हुए आतंकी भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं और किस पर हमला करते हैं? श्रद्धालुओं पर, जो वैष्णो देवी मां पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो किसी धार्मिक स्थल पहुंचे हैं, जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उन पर अटैक किया जाता है। कभी टारगेट किलिंग होती है, कभी सेना के काफिले पर आतंकी हमला करते हैं, और अब श्रद्धालुओं को भी टारगेट करेंगे। यही है पाकिस्तान की अप्रोच और पाकिस्तान का सच। देखिए पूर्णिमा, सबसे पहले इस कातिलाना, जाबिराना और बागियाना इक़दाम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम, और मजम्मत के साथ साथ कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर शायद इसकी जितनी भी मुरम्मत की जाए वो भी कम है। जहां तक इस हादसे को और इस बड़े इंसिडेंट को, जिसको मैंने कातिलाना और फासिकाना कहा, मैं ही समझता हूँ अगर इसको पाकिस्तान के साथ लेबल कर दिया जाए, एसोसिएट कर दिया जाए कि आप लोगों ने उन लोगों को अरेस्ट किया, उनकी तफ्तीश की, इंटेरोगेशन की, इन्वेस्टिगेशन की, मेरे ख्याल में यकतरफा या सिक्के के एक रुख को देखकर उसको बारहा जो है वो लेबल करना कि इस चीज़ों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, या पाकिस्तान के अंदर कोई हमला होता है, कोई धमाका होता है और हम ये लेबल करें कि भारत का हाथ है, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें जो है अर्थ, जो हमारी रियलिटीज़ है उसको प्रोव करना चाहिए, और इन्वेस्टिगेट, इंटेरोगेट करने के बाद ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। और जो लोग इसमें कसूरवार है, चाहे वो पाकिस्तान से हो या दुनिया के किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक हो, उनको बिल्कुल उनके मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए, और जो भी आपके मुल्क का कानून है उसके मुताबिक आप उसको डील करें। जहां तक इसको पाकिस्तान के साथ लेबल करने की बात की जा रही है, देखें बारहा हम इस चीज़ का तज़किरा करते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब ने मोदी साहब को बधाई दी या मुबारकबाद दी तो एक बड़ा अच्छा शुगन था, लेकिन इसके बावजूद दूसरी चीज़, अगर आप इसको नवाज शरीफ साहब के साथ या पाकिस्तान की हुकूमत के साथ एसोसिएट करें तो हुकूमत पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी है कि वो किसी 2, 4, 5, 10 लोगों को हायर करे, कोई हिंदुस्तान के अंदर जाके कोई इस तरह की बदमजगी करे। आपके उस वक्त और टेकिंग शर्मनी का दिन था या उससे नेक्स्ट डे था, और उसके अंदर इस तरह की चीज करे। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चीजों के अंदर हुकूमत वो बैकिंग करती है, ये रियासत बैकिंग करती है, बल्कि हम हर एक इकदाम को, चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं और आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर समझते हैं उसकी मरम्मत करनी चाहिए। हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, ना किसी टेररिज्म से, ना किसी टेररिस्ट अटैक से। वकास अब्रेस साहब, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि आपने एक कोई जजमेंट पास कर दिया और उस जजमेंट पर बैठे बैठे हम लोग आसानी से इसीलिए यकीन कर लेंगे क्योंकि हमारे पास कोई इतिहास ही नहीं है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के रवैये का, पाकिस्तान कैसे आतंकियों को पालता पोसता है, पीओके में क्या होता है, लॉन्च पैड कैसे तैयार होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कैसे भारत में होती है, AK-47 से लेके उन आतंकियों के पास जो हथियार मिले, जो सामान मिला, वो पाकिस्तान में उनके लेबल होने के सबूत नहीं देता है, या फिर पाकिस्तान कैसी हरकत करता है, या फिर हमने कैसे पाकिस्तान को जवाब दिया, कैसे हमने घुसकर एयर स्ट्राइक की और कैसे हमने उन लॉन्च पैड्स को तबाह किया जहां पर आतंकी इस कायराना हरकत को करने के लिए तैयार बैठे हुए थे। ये सब कुछ तो जैसे हुआ ही नहीं, ये अंधेरे में गुम हो गया क्योंकि पाकिस्तान तो ये सब करता ही नहीं है। सिर्फ एक बात मेरी सुन ले, देखें जब आपके जो अभिनंदन थे वो पाकिस्तान में सैरो सियाहत के लिए आए और यहाँ पे आकर उनका जहाज गिरा, तो हमने तो बड़े अच्छे तरीके से उनकी तवाज़ुब की, चाय का कप भी पिला, वापस भेजा।
वो पता नहीं सैरो सियाहत के लिए आए थे या किस चीज के लिए आए थे, लेकिन इतिहास उस चीज का भी गवाह, जिस इतिहास की आपने बात की। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला भी है, जिसमें वो फैसला पाकिस्तान ने नहीं लिखा बल्कि आलमी अदालत ने लिखा, और आलमी अदालत की उस फैसले के अंदर सर्टिफाइड दहशतगर्द करार दिया गया था, और वो भी शख्स शायद हिंदुस्तान का है या हिंदुस्तान का कोई पड़ोसी मुल्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इतिहास की बारहा बात करते हैं, हमें ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर जाना चाहिए। जो एलिगेशन एक्विजिशन किसी के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं, क्या उसका कंसर्न, उसका लिंक, क्या उसका कोई कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है? अगर है तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर आप जितना मर्जी बवेला मचाएं। नहीं, सही बात है साहब, आप मानेंगे थोड़ी। अपने गुनाहों को अपना लेना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है, और पाकिस्तान के लिए तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मतलब पाकिस्तान की तो ऐसी नियत है ही नहीं कि वो अपने गुनाहों को कबूल कर ले कि नहीं हमने गुनाह किया, क्योंकि कसाब तो कहीं और से आया था। कसाब तो कहीं और से आया था। मुंबई में जो हमला हुआ वो तो कहीं और से आए हुए आतंकियों ने किया था साहब। पुंछ में, राजौरी में जो हमला हुआ वो तो कहीं और से आए हुए आतंकियों ने किया था, क्योंकि पाकिस्तान का तो कोई हाथ नहीं है। के सिन्हा साहब, जरा इनके मुगालते को आप दूर कीजिएगा क्या सर? क्योंकि पाकिस्तान तो अभी भी उसी आत्मबोध में है और उसी एहसास में है कि हम तो इतने पाक साफ हैं कि आतंकियों के नाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनको पालना पोसना तो बहुत दूर की बात है, और इस पर वो मुस्कुरा रहे हैं साहब, इस पर वो मुस्कुरा भी रहे हैं वकास अब्रेसी। टीपी त्यागी जी, माफी चाहूंगी। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं इनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है, दुनिया जानती है, लेकिन हमें उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान का हाथ है भी तो क्या हमें इफेक्टिव मेजर्स नहीं लेने चाहिए? वैसे पहले मैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट के लिए बता दूं कि हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर थे, हर एक ने आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने इंडस वाटर ट्रीटी जो की, उसमें ज़्यादा पानी आपको दिया। जो हमारे थे दूसरे प्रधानमंत्री, उन्होंने हाजी पीर पास आपको वापस कर दिया। इंदिरा गांधी ने 93,000 सिपाही वापस कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी तो बाकायदा बस लेके लाहौर चले गए, और मोदी जी भी चले गए थे आप नवाज शरीफ के उसमें शादी में शिरकत होने के लिए। लेकिन आपने हर बार कमर में छुरा घोंपा, और इसके पूरे बाकायदा सबूत हैं। लेकिन ये सबूत होने के बाद भी हम पाकिस्तान के ऊपर अब लांछन नहीं लगाना चाहते, अब हम अपने एक्शंस लेना चाहते हैं। मैं जो बीजेपी के यहाँ पे प्रवक्ता हैं, उनके सामने 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। सर, मुझे ये बताइए कि TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने जिम्मेदारी ली कि ये हमला हमने कराया। उसने ये भी कहा कि ये पहला हमला है, एक श्रृंखला हमला की चलेगी, और इसके बाद में नॉन लोकल्स और टूरिस्ट के ऊपर हमला किया जाएगा। ये भी पता लगा कि वो दोनों पाकिस्तानी थे। ये भी पता लगा कि वो दोनों इससे पहले राजौरी और पुंछ में जो हमले हुए थे उनमें भी शामिल थे। क्या इसके बाद में ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि वो जो स्लीपिंग सेल हैं जिनकी वजह से ये हमले हो रहे हैं, उन स्लीपिंग सेल को मदद करने वाला वो व्यक्ति जो 7% वोट के ऊपर सांसद बना है, वो व्यक्ति जो ये कहता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, वो व्यक्ति जो ये कहता है कि चीन अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो अच्छा है, इसका मतलब या तो वो जिंदा है या जेल से बाहर है। क्या ऐसे व्यक्ति को पहले कंट्रोल नहीं करना चाहिए? आप हमेशा जो इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान पे, इल्जाम लगाओ उन पाकिस्तानियों पे जो हिंदुस्तान में घुसे हुए बैठे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अब एक्शन के अंदर जब आपको मालूम है कि POK में लॉन्च पैड है, वहाँ 60-70 आतंकी घुसने की फिराक में है, आपको मालूम है हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, यानी कि अपने जमीन से दुश्मन के जमीन पर हमला करना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें मालूम है। और आपको ये भी मालूम है कि ये हमला एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ है, यानी कि एक बार एयर स्ट्राइक करके काम खत्म नहीं होगा। ये एक काइनेटिक और डायनेमिक सिचुएशन है, यानी हम स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके उस लॉन्च पैड को तुरंत खत्म करें, और उस व्यक्ति को जो स्लीपिंग सेल को प्रोत्साहन दे रहा है उसे जेल के अंदर करें। और तीसरी बात, उन इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछे जो ये कहती हैं कि हम तो दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है उसका भी पता लगा लेते
देते हैं। उन्होंने कारगिल में पता लगा लिया था। यहाँ पे हम कम से कम 80 आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार कर चुके हैं। ईमानदारी से बताइए, अगर एक आतंकी को गिरफ्तार करते हैं उससे 40 आदमियों का सुराग मिल जाता है। जो आज तक गिरफ्तार किए गए, क्या उनसे स्लीपिंग सेल का नहीं मिल सकता था? ठीक है टीपी त्यागी जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए और मैं चाहूंगी खेमचंद जी इसका जवाब देंगे। रविंदर सचदेव सर आपके पास भी आऊंगी। खेमचंद जी आपसे जवाब लूंगी जो त्यागी साहब ने आपके सामने रखे, लेकिन उससे पहले रविंदर सचदेव साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि ये तो क्लियर है जब एस जयशंकर आतंकी इंडस्ट्री बता देते हैं पाकिस्तान को, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की नीति और नीयत क्या है, आतंकवादियों के लिए क्यों वो सबसे सुरक्षित पनागा है, और खास तौर से बीते कुछ वक्त में पीओके एक तरफ आतंकी भेजना, हमले करवाना, श्रद्धालुओं को टारगेट करना, टारगेट किलिंग करवाना, सिविलियंस को निशाना बनाना और घाटी में शांति को भंग करना, तो दूसरी तरफ इस बात की गुहार लगाना कि आइए टेबल पर बैठते हैं और गंभीर मुद्दों पर बात करते हैं। गंभीर मुद्दे क्यों जरूरी हैं? क्योंकि व्यापार के लिए आप निर्भर है भारत पर और आपकी खुद की आर्थिक हालत बदतर हो चली है। थैंक यू पूर्णिमा जी। बिल्कुल डेफिनेटली देखिए, दो चीजें हैं अगर हम बिग पिक्चर में देखें। केवल यही नहीं कि पाकिस्तान के जरिए आतंक भारत में आता है, दूसरी एलिमेंट जो है प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान दुनिया भर में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करता रहता है। तो केवल यही नहीं कि आतंक भारत के खिलाफ रुके, बट सेकेंडली उसी के पैरेलल भारत के खिलाफ जो मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा दुनिया भर में चल रहा है कि इंडिया के अंदर कैसे हालात है, कश्मीर को लेकर के, मुस्लिम्स को लेकर के, वो सारा नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी बंद होना चाहिए। तो अभी इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए दोनों चीजें करना, ना वो आतंक में फिर पाकिस्तान एक चीज और कहता है हम नहीं कर रहे। अगर आप नहीं कर रहे, पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर जो बेसिस हैं या जो कैंप्स हैं, इसका मतलब पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मिलिट्री असमर्थ है या इंटेंशनली उनको रोक नहीं रही है भारत आने से। अगर हम ये भी मान लें पाकिस्तान का कि हमारी स्टेट पॉलिसी नहीं है, तो स्टेट पॉलिसी तो यहां दिखती है ना कि आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी जो पाकिस्तान रेंजर्स इत्यादि हैं, वो क्यों नहीं रोक सकते ऐसे तत्वों को भारत के अंदर आने से। दैट इज वन। एंड तो ये कोई रास्ता चलेगा नहीं, बट जो चलेगा, जो दिखता है शायद आने वाले वक्त में, वो यही होगा जिस तरह से त्यागी सर बता रहे हैं, मोर और लेस। जहां जैसे इस वाले इंसिडेंट में आइडेंटिफाई हो गया कॉन्क्रीटली कि ये उस आतंकी कैंप से आए हैं, ये लोग हैं, वहां पर या तो चुपचाप या पब्लिसाइज करके भी, आई डोंट नो, वो एक अलग डिसीजन है, बट उन कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए वन बाय वन, राइट। सर्जिकल स्ट्राइक जिसे हम कहते हैं, जो शब्द आजकल मतलब जो शब्द इस्तेमाल करा जाता है, और जरूरी नहीं है कि ये ऐसी स्ट्राइक अनाउंस और पब्लिसाइज करी जाए, क्योंकि एंड रिजल्ट तो हमें अपने देश की सिक्योरिटी, तो अपने देश की सिक्योरिटी के लिए ऐसे जो तत्व हैं, ऐसे जो बेसिस हैं जहां से हमें पता है ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, उनको एलिमिनेट करना आई थिंक हमारी देश की ड्यूटी बनती है, और है भी, और हम कर भी रहे हैं शायद, पर और ज्यादा करना चाहिए ताकि ये कम हो। अदरवाइज ये चलता रहेगा, ये चल रहा है, कुछ कम होता जाएगा, चलता रहेगा। बट पाकिस्तान के साथ बातचीत का रवैया का चांस अनफॉर्चुनेटली अभी दिखता नहीं। लास्ट एक क्विक पॉइंट मैं कहता हूँ, नवाज शरीफ पिछले कुछ हफ्तों से सिग्नल दे रहे हैं भारत से कि भाई नई सरकार इंडिया में आ रही है, तो उन्होंने कहा कारगिल युद्ध के लिए हम रिस्पॉन्सिबल थे। अब फिर उन्होंने कल मोदी जी को एक अच्छा वार्म ग्रीटिंग्स भी भेजा, ठीक है, बट ये एक गेम चल रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो एक वन लाइनर दे रहा है। अब बात यह कि क्या पाकिस्तान टटोल रहा है, क्या पाकिस्तान सीरियस है कि भारत के साथ वो ऐसे सिग्नल भेज रहा है कि भारत उनसे बात करे, बट इन चीजों में कोई कुछ आई थिंक कदम नहीं बढ़ेगा जो कि कुछ पॉजिटिव आउटकम आए। और लास्टली मैं एक चीज कहूंगा, क्रिकेट की बात बार बार होती है, क्रिकेट में हमारी कमिटमेंट्स हैं। मेरा विचार ये है, क्या कमिटमेंट्स हैं हमारी, क्या है, पेनल्टी है ना, ठीक है पेनल्टी दो, व्हाई आर वी प्लेइंग क्रिकेट। नॉर्मल सी की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है, ये कौन सा कोई, आई मीन आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट की कमिटमेंट्स हमें रहनी चाहिए, रूल ऑफ वर्ल्ड में वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ इन द वर्ल्ड, और जो कॉन्ट्रैक्ट उसे ऑनर करना चाहिए। पर यहाँ तो जब आपकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी की बात चल रही है, यहाँ आपके हमारे लोग मर रहे हैं, और हम कहते हैं कि हमें क्रिकेट की कमिटमेंट कायम रखनी है, क्योंकि कमिटमेंट है। कमिटमेंट क्या है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, या आई मीन शर्मा जी आई अंडरस्टैंड, प्लीज एक मिनट, है ना, जो भी कमिटमेंट हो, आप हम पेनल्टी दीजिए, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल या जो भी है तो सरकार दे, पेनल्टी दे और उसको रोके, क्योंकि ये बड़े लंबे समय से डांस चल रहा है कि हाँ क्रिकेट भी है, नहीं भी है,
ये क्वेश्चन ही आना क्यों चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आता। जाहिर हम बात है। कॉम्पनसेट नहीं कर सकते पेनल्टी को, जो भी पेनल्टी करे आईसीसी या जो भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उसको करो, खत्म करो, अलग करो। बिल्कुल। और जब आप कड़े फैसले लेने की बात करते हैं तो फिर उसमें खेमचंद शर्मा जी एक कड़ा फैसला भी हो सकता है ना। आती हूं आपके पास, क्योंकि कर्नल साहब ने आपसे सवाल पूछे हैं और रविंदर सचदेव साहब ने, उन दोनों का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। लेकिन उससे पहले वकास अब्रेज साहब आपके पास आते हुए, रविंदर सचदेव साहब को आपने सुना, मतलब कब तक ये आंख बंद करने वाली कि हम आंख बंद करके बैठे हैं, हमारे यहाँ पीओके में कुछ भी हो रहा है हमको नजर नहीं आता, हम उसके लिए आंख बंद करके बैठे हैं, क्योंकि आसानी से फिर हम ये कह देंगे कि भाई आप लोग डिप्लोमेटिक टूल की तरह इसको इस्तेमाल मत करिए। आपके बड़े बड़े नेता आते हैं मंचों पर कह देते हैं कि आतंकवाद को आप डिप्लोमेटिक टूल की तरह मत इस्तेमाल करिए। अरे हम परेशान है ना उससे, हम उसको उसकी जड़ को आपके यहाँ पर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ना। और अगर पीओके में ये सब कुछ हो रहा है तो आप लोग आंखों पर चादर डाल के बैठे रहेंगे क्या, रोकेंगे नहीं इसको? देखिए, जब हम इस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो चीज आपके गोश गुजार कर रहा था कि जब पाकिस्तान का इन तमाम चीजों के साथ कोई कंसर्न नहीं, लिंक नहीं, तो हम इसकी जिम्मेदारी क्यों कबूल करें? और आपको लगता है कि आपके घर में और जम्मू के अंदर कोई इस तरह का हमला होता है तो आप अपने सिक्योरिटी मेजर्स को लें। वकास साहब, आप इतनी साफगोई से कैसे झूठ बोल ले रहे हैं? कैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप इतना चूक रहे हैं? इतनी साफगोई से झूठ बोलना अपने आप में कला है, और मैं मानती हूं कि ये पाकिस्तान तो कर ही सकता है कम से कम। देखिए, आपने पूरे इंटरव्यू के अंदर झूठ का पलंदा हमारे सामने रखा और एक तरफ अपना मौकफ दे दिया, सिक्के का एक रुख दिखाया और दूसरी तरफ बात भी मतलब कितना दोहरा रवैया, कितना झूठा रवैया, कितना दोगुलापन साहब पाकिस्तान रखेगा। रियासत के अंदर एक तरफ आप हिंट देते रहेंगे कि हमसे बात करिए, बात करिए, बात करिए, आप उसे मारे, दूसरी तरफ आप आतंकवाद फैलाते रहेंगे, जिम्मेदारी खुद आपके स्कूलों को आप ही के पाले हुए आतंकी उड़ाते रहेंगे, और आप कहेंगे कि इसमें पाकिस्तान को तो कोई हाथ नहीं है। दहशतगर्दी का सामना होता है। अच्छा बताइए कि घाटी में जो कुछ भी होता है, आतंकी आते कहां से उड़कर चले आते हैं? इन्फिल्ट्रेशन कौन करता है ये बताइए ना। मुझे जवाब देने दीजिएगा, मुझे जवाब देने दीजिएगा। कौन करता है इन्फिल्ट्रेशन ये बताइए जी, मुझे जवाब देने। आपने कहा कि स्कूलों के अंदर पाकिस्तान को खुद दहशतगर्दी का सामना, हमने तो खुद 2016 से लेकर अभी तक एक बड़ी लंबी तवील जंग लड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ। वजीरिस्तान के अंदर लड़ी, बलोचिस्तान के अंदर लड़ी, एपीएस स्कूल के अंदर लड़ी, हमें तो खुद दहशतगर्दी का सामना, हमने तो ये तो आपके फेस सेविंग के लिए कहने की बात है ना, क्योंकि आपको लगता है कि हम खुद को आतंकवाद से पीड़ित बता के ही खुद को बचा पाएंगे। आप अपने आप को आतंकी फैक्ट्री तो कहेंगे नहीं, मुझे पता है कि इसको आप कबूलेंगे तो है नहीं, आप ये कहेंगे कि हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। लता मंगेशकर के गीत सुनते हुए सैर सफात के लिए यहाँ पे उतर आया, हमें तो जो कुलभूषण यादव का पता है। आप उन लोगों की जिम्मेदारी कबूल करते हैं? वो हिंदुस्तानी नहीं जो कि पाकिस्तान की सरहदों में आकर अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं। अभिनंदन जो है, जिनको बड़े एक पीसफुल माहौल के अंदर यहाँ पे रखा गया, फिर वापस भेजा गया, आप उसको कबूल करते हैं? ये सब अंदर खाने की बातें हैं साहब, कितने पीसफुल माहौल में रखा गया और कितना नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल है, छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि जब उसकी परतें उधड़ेंगी तो फिर बहुत कुछ उधड़ता हुआ चला आएगा, फिर उसके बाद आप उसको सी नहीं पाएंगे, इसलिए छोड़ दीजिए उस चीज को, उसको छोड़ दीजिए, उसको आप सी नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि अगर एयर स्ट्राइक करने की जरूरत पड़ती है और उसके बाद आप बलबलाते हुए नजर आते हैं, तो क्यों नजर आते हैं? क्योंकि आपने वहां पर लॉन्चिंग पैड्स तैयार कर रखे हैं, आतंकवादियों को बाकायदा ट्रेनिंग देकर आप लोग इसीलिए तैयार करते हैं कि भारत में घुसकर आतंकी वारदातों को अंजाम दे। इक्का दुक्का लोग भेजकर हमने इन लोगों से कौन से मजमूम मकासद लेने हैं? आप एक दो लोगों को पाकिस्तान के साथ अटैच करके इसका चेहरा गंदा और बुरगंदा करने की कोशिश करें। अच्छा, आपके यहाँ ये जो सब मारे जा रहे हैं आतंकी, ये बताइए जरा, कौन कह रहा है कि भारत मरवा रहा है उनको? कौन कह रहा है भारत के लोग मरवा रहे हैं? कौन कौन मारा जा रहा है आपके यहाँ? सारे टॉप कमांडर्स आतंकी संगठनों के कौन है? वो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर है क्या? स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर है क्या? नौकरी पेशा लोग है क्या? वो कौन है? हमने ना वजीरिस्तान में भारत को लेबल किया, ना बलोचिस्तान में किया, ना आईपीएस के अंदर किया। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर पाकिस्तान के ये या कोई और आदमी ये कहे कि आतंकियों को भेजने में हमारा हाथ नहीं है, तो ये ऐसा है जैसे ऑक्सीजन ये कहने लगे कि मैं चीजों को जलाने में मदद नहीं करती, लिहाजा इसके ऊपर इनसे बात करना बेकार है। मालूम है हम उसका रास्ता निकाल लेंगे। हमारा कहना इस बात का है कि पाकिस्तान को अब ये समझ जाना चाहिए कि वो दिन खत्म हो गए जब हम व्यक्तिगत चरित्र के ऊपर और करुणा, दया, क्षमा, माफ करने के ऊपर यकीन करते थे। और राष्ट्रीय चरित्र व्यक्तिगत चरित्र से अलग है। अब हम समझ चुके हैं कि जिसने बार बार कमर में छुरा घोंपा है, अब
उसके लिए माफी का कोई कॉलम नहीं है। ये तो पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ ले, और ये भी समझ ले कि हमको जो आतंकी उन्होंने भेजे हैं हमारे पास उनकी शिनाख्त है, जो पकड़े गए हैं। क्या आपके यहाँ बाकायदा एक आतंकियों की ट्रेनिंग की ब्रिगेड नहीं है? क्या आपके एक शहर के अंदर आतंकी जिन्होंने बाकायदा वहां ट्रेनिंग ली, उन्होंने आके यहाँ स्टेटमेंट नहीं दिए? तो आपका ये कहना कि साहब पाकिस्तान का इसमें हाथ नहीं है, आपकी मजबूरी है, हमने मान लिया। मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि अगर ये बीच बीच में 2-2, 3-3 आदमी भेज के, आतंकी भेज के यहाँ ये ना कराएं, तो फिर इनकी ISI और इनकी जो आर्मी है उसकी आवश्यकता क्या है? क्या भारत इन पे आक्रमण करेगा? क्या चीन इन पे आक्रमण करेगा? एक नेपाल और भूटान जैसी आर्मी इनके लिए काफी है। ये अपनी आर्मी की एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, और उसमें थोड़ी कमी ये रह गई क्योंकि हम नैतिकता और माफ करने के आधार पर चलते हैं। हम इन्हें बार बार माफ करते रहे, पर समय आ चुका है, अब वो मामला खत्म हो चुका। नाउ यू विल गेट टिट फॉर टैट। और मैं तो ये भी कहूंगा जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है कि JNK के अंदर तुरंत एक जो वहां का गवर्नर है बदला जाए, फौजी को रखा जाए। इसलिए नहीं कि जो अभी गवर्नर है वो खराब है, इसलिए क्योंकि सिविलियंस को 24 घंटे भी ऑपरेशनल एरिया के बंकर में रहने का तजुर्बा नहीं है। वो नहीं जानते कि आर्टिलरी और हाउविट्जर सेलिंग में क्या फर्क है। लिहाजा एक फौजी को वहां का कमांडर बनाया जाए और हम आपको दिखा देंगे। फिर हम आपको 15 दिन में दिखा देंगे। पॉइंट टेकन। खेमचंद जी, जल्दी से आपसे जवाब लूंगी, 1 मिनट का सर समय रहेगा, फिर एक क्लोजिंग कमेंट उपाध्याय जी से मैं लूंगी 1 मिनट का। खेमचंद जी, देखिए वहाँ पे LG अपना काम कर रहे हैं, वो सेवा और ऑपरेशन का काम है, वो अच्छे तरीके से ठीक है साहब, उससे आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल त्यागी जी ने और रविंदर सचदेव जी ने आपके सामने रखे थे, हाँ, उनका जवाब लूंगी आपसे। सेना अपना काम कर रही है। रही बात एक्शन लेने की, एक्शन लिया जा रहा है, और उसी की वजह से 70% जिस तरीके की आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में होती थी वो कम हुई है। लेकिन किसी को बख्शा नहीं जाएगा, यूटिलाइज किया जा रहा है, इंटरनली भी किया जा रहा है, एक्सटर्नली भी किया जा रहा है। और ये चीजें क्योंकि मैं टीवी पे कह नहीं सकता, सेनाएं, सिक्योरिटी एजेंसी, होम मिनिस्ट्री इस पे क्लोजली काम कर रही है, और आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट दिखेंगे भी और दिखे भी हैं। हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान लगातार, ये जो पत्रकार महोदय, कम से कम इनको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और सच को बोलना चाहिए कि पाकिस्तान को इस तरीके की घटनाओं से अपने आप को दूर करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की भलाई चाहता है तो वो ऐसी घटनाओं को रोके ताकि पाकिस्तान का भी भला हो सके। जो कटुआ लेके वो चारों ओर घूम रहे हैं उसकी जरूरत ना पड़े। अगर पाकिस्तान कंटिन्यूसली इसी तरीके की घटनाएं करेगा और वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो ओपिनियन मेकर हैं, जैसे पत्रकार महोदय, वो भी झूठ बोलेंगे तो कभी भी भला नहीं हो सकता। हम मानते हैं कि ISI यदि इस तरीके की बात करती है, आर्मी वहाँ की इस तरीके की बात करती है, चलो ठीक है, लेकिन ओपिनियन मेकर तो टीवी पे आकर झूठ बोलेंगे और कहेंगे कि नहीं हमारे आतंकी नहीं है, तो कभी भी पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। कम से कम अपने देश के बारे में सोचिए, अपनी जनता के बारे में सोचिए। छोड़ दीजिए ना साहब, उस देश की आप बात कर रहे हैं जिसको हर एक मौके पर, जब भारत ने पहले, जब तल्ख संबंध नहीं थे या सब कुछ ठीक था, जब मदद की तब तो ये सिरे से नकार गए कि ना कोई मदद की पेशकश की गई, ना हमने कोई मदद ली। तो आप इनसे सच्चाई की उम्मीद क्या रखेंगे? लेकिन टीपी त्यागी साहब की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे, मैं उनका जवाब जरूर आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो कंसर्निंग इश्यूज थे। जब रविंदर सचदेव साहब कहते हैं कि ऐसा क्या है, हम पेनाल्टी नहीं दे सकते क्या? इतनी बड़ी बात है हमारे लिए पेनाल्टी देना। जब हम क्लियरली कहते हैं जीरो टॉलरेंस, तो जीरो टॉलरेंस में क्रिकेट डिप्लोमेसी को भी क्यों नहीं साइड करते आप? मैं उसका जवाब देता हूं। हमारे जितने भी बायोलॉजिकल मैचेस होते थे, सारे के सारे मैच हमने कैंसिल कर दिए हैं। उसकी हमने कोई चिंता नहीं की, ना पेनल्टी की चिंता की, और नहीं सब कुछ करना होगा ना सर, सब कुछ करना होगा, सब कुछ करना होगा। इस बात की उम्मीद की जा सकती है आपसे, इफ एंड बट नहीं है इसमें कोई। सब कुछ हम कर रहे हैं, जो पॉसिबल है सारे एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जगह जहाँ पे पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो रहता है वहाँ पे ये चीजें करनी पड़ती है। लेकिन उसमें भी हमारी जो भारत की सरकार है और हमारा जो बोर्ड है वो सब चीज रिव्यू कर रहा है। अजय उपाध्याय जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी सर, 30 सेकंड प्लीज। रॉबिन ताल्लुक रखता हूं, उन्होंने जिस तरह से विश्लेषण किया और ईमानदारी से भारत की जो विदेश नीति के पूर्व में पाकिस्तान रहना चाहिए और उस पर हार्ड एक्शन लेने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जो भी बात पत्रकार महोदय जो हैं पाकिस्तान के वो कर रहे हों, पर सेना की सामंती के लोग शिकार हैं। पाकिस्तान में सेना जो है आतंकवाद को प्रश्रय दे रही है और पाकिस्तान का
प्रश्रय जो है उसकी वजूद ही इसी पर टिकी हुई है कि सेना किसी तरह का आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाए और वहाँ जो धर्म का चाशनी उसको लगा करके और आतंकवादियों को जो है फिदायनी बनाने का काम, और उसका कहीं ना कहीं लगातार हम खमियाजा भुगत रहे हैं। इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री ने इसको स्वीकारा कि किस तरह शांति माहौल हम बनाने का प्रयास कर रहे थे और उसका हमें खंजर भोंकने का काम आपने कारगिल युद्ध के माध्यम से किया। पर यह भी सच है कि वहाँ के पाकिस्तान की आवाम जो सोचे, पर भारत के आवाम स्पष्ट तौर पे इस बात को जानती है कि पाकिस्तान से लगातार हमको खंजर मिलता रहा है और अब ये दौर खत्म होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो भी परिस्थिति है, जैसे त्यागी साहब ने कहा, वहाँ पे सुधार की जरूरत है। हमारी सरकार को भी सुधारना चाहिए और पूरी पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी सदैव सरकार के साथ है इन मुद्दों पर। यही जरूरत है समय की। खेमचंद शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय उपाध्याय जी आपका भी धन्यवाद। टीपी त्यागी सर हमारे साथ थे। वकास अब्रेज साहब पाकिस्तान से जुड़े थे। रविंद्र सचदेव सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।